आइए आज हम देखते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक है डाइस, जो कि आने वाले हमारे सारे एग्जाम जैसे ग्रुप डी हुआ, आरआरबी हुआ या आरओ आरओ हुआ, इसमें से डाइस से मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज डाइस के बारे में। तो डाइस के बारे में आज बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइस यानी कि पासा जो होता है एक घनाकार आकृति होता है। घनाकार मीन्स कि जिसमें 6 भुजाएं, ठीक है। यानी कि यदि पासे की बात करें तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो नंबर हमारा होता है वो 1 से लेकर के 6 तक होता है। और यदि लेटर के बारे में देखा जाए तो इसमें लेटर जो होता है वो ए से लेकर के एफ तक होता है, ठीक है। यानी कि जैसे यदि ये हमारा पासा है, ये हमारा पासा हो गया एक, ठीक है। अगर पासा में देखा जाए तो इसमें 1 2 3, अर्थात ये बताया गया कि पासे में एक भुजा के विपरीत या एक भुजा के सामने दूसरी भुजा होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पासे में एक सतह के विपरीत दूसरी सतह होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखा जाता है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, यानी कि सामने इसमें हमें 3 भुजाएं दिखाई पड़ती है और 3 भुजाएं या इसकी 3 सतह इसके अंदर छुपी हुई है। जैसे यदि इसमें देखा जाए तो ये 2 के इधर हो सकता है 4, 3 के इधर हो सकता है 5 और 1 के उस साइड में हो सकता है 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 सतह इसकी दिखाई पड़ रही है और 3 सतह इसकी छुपी हुई है, ठीक है। अगर पासे की बात किया जाए तो मोस्टली जो पासा हमारा होता है यानी डाइस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पासा जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि जब पासे में देखा जाए तो पहला जो हमारा होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इस स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा। इसी को हम यूनिवर्सल पासा भी कहते हैं, यूनिवर्सल डाइस कहते हैं। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्पेशल डाइस, स्पेशल डाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड या मानक पासा। इसी में दूसरा हमारा होता है जो सेकंड नंबर पर है वो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। वो हमारा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम कहते हैं गैर मानक पासा। क्या कहते हैं? गैर मानक पासा। इसे हम कहते हैं गैर मानक पासा या इसे हम कहते हैं साधारण पासा। इसे हम क्या कहते हैं? साधारण पासा, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा, पहले डाइस हमने देखा कि डाइस क्या होता है, एक घनाकार आकृति होती है जिसमें यदि इसके नंबर की बात किया जाए तो उसमें 1 से 6 तक होता है और यदि इसके लेटर की बात किया जाए तो उसमें ए से एफ तक होता है, ठीक है। फिर इसमें हमने देखा कि मोस्टली इसमें 4 सतहें होती हैं जिसमें 3 दिखाई पड़ती हैं और 3 विपरीत होती हैं। आगे हमने देखा पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा, यूनिवर्सल या स्पेशल डाइस कहते हैं। वहीं पर नॉन स्टैंडर्ड डाइस को गैर मानक पासा या साधारण पासा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मानक पासा के बारे में। पहला हमारा कौन सा है? तो पहला यहाँ पर हमारा है मानक पासा। सबसे पहले हम देखते हैं मानक पासा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड और डाइस कहते हैं, ठीक है। अब यदि मानक पासा के बारे में बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके कुल सतहों का जो योग होता है वो 7 होता है। यानी कि मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके कुल विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। यानी मानक पासा के विपरीत
विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी कि यह विपरीत सतहों का योग 7 है तो वो क्या होगा? हमारा मानक पासा होगा। ठीक है, जैसे यदि इसका एक बेस्ट एग्जांपल लिया जाए, मान लिया यदि इसको एक एग्जांपल किससे समझते हैं, और उसका एक एग्जांपल है कि फिर मानक पासा में बताया गया कि इसके कुछ डिजिट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे 1 के साथ हमेशा 6 आएगा, 4 के साथ हमेशा 3 आएगा और 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। ठीक है, ये मानक पासा में फिक्स होता है। ठीक है, ये मानक पासा में फिक्स होता है, इसीलिए परीक्षा में मानक पासा से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो इसमें देखते हैं, हाँ आइए देखते हैं मानक पासा का जो हमारा एग्जांपल है उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर 4 मानक पासों को उछाला गया और उछालने पर देखा गया कि अगर उनके ऊपरी सतहों का योग 22 है तो निचली सतहों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हम अगली क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा देर पहले अभी पढ़े हैं कि जो मानक पासा हमारा होता है, मानक पासा का जो टोटल योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो जब यहाँ पर हम बात करें कि 4 मानक पासों की बात करें तो हम जानते हैं कि एक मानक पासे का जो टोटल योग होता है वो 7 होता है। तो 4 मानक पासों का अर्थात कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी कि पहले के हो गया 7, दूसरे का 7, तीसरे का 7 और चौथे का 7, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया? 4 मानक पासों को हमने देखा। अब यह 4 मानक पासों का योग देखा जाए तो ये हमारा हो जाता है टोटल 28। कितना हो गया? 28, यानी कि 4 मानक पासों का जो टोटल योग हुआ वो कितना हुआ? 28 हुआ। और यहाँ पर दिया कितना है? 22 दिया, वो भी क्या है? ऊपरी सतहों का योग क्या है? 22 है, और हमें निकालना है निचली सतहों का योग। तो हम क्या करेंगे? 28 में से 22 को माइनस कर देंगे। जब 22 को माइनस कर दिए तो यहाँ पर हमारा बचा 06, यानी कि 6, अर्थात कि हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ निचली सतहों का जो योग होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मानक पासे का एक बेस्ट एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं मानक पासे और साधारण पासे। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए मानक पासे में, तो जैसे कि बताया गया, ये हमारा एक मानक पासा है और ये हमारा एक साधारण पासा है। ठीक है, क्या है ये है साधारण पासा। अब इसमें नंबर के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा इसमें मानक पासा है और कौन सा इसमें साधारण पासा है। ठीक है, जैसे जब इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले 5, 2 और 4, एक पासा ये हो गया। दूसरा हमारा है 3, 2, 1। अब इसमें दोनों में हमें पहचानना है कि इसमें हमारा साधारण पासा कौन होगा और मानक पासा कौन होगा। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा? हाँ, जैसे यदि ऑप्शन में दे दिया जाए, ये हमारा ये है और ये क्या है? डी। ठीक है, क्या? हाँ, ये हमारा है बी वाला जो है, ये हो गया साधारण पासा। ये क्या हो गया? ये हो गया साधारण पासा, क्योंकि साधारण का मतलब होता है 7। जब साधारण होगा तो 7 आएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 5, 2, 7, यानी कि क्या हो गया? ये हो गया साधारण पासा और ये हमारा हो गया मानक पासा। बचा हुआ क्या? ये हमारा हो गया मानक पासा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब आगे हम देखते हैं साधारण पासा के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है हमारा साधारण पासा। साधारण पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, साधारण पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे साधारण पासे होते हैं यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, इसमें बताया गया कि इन्हीं 2 सतहों का जो योग होता है, इनके 2 सतहों का योग वो 7 होता है। यानी कि साधारण पासे में बताया गया
कि इनके किन्हीं निकटतम दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। यानी कि इनके अंडर ब्रैकेट में नॉन स्टैंडर्ड डाई के दो सतहों का योग, कि दो सतहों का योग कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, जैसे आइए हम कुछ पासा बनाते हैं और इसमें आप लोग पहचानिए ये कौन सा पासा है। जैसे पहला हमारा है पहला, ये हुआ हमारा दूसरा, नंबरिंग करते हैं अभी, और ये हमारा हो गया, ये हो गया तीसरा। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा। मान लिया यहाँ पर नंबरिंग कर दिए 1 6 3, यहाँ 4 3 3 2, यहाँ पर कर दिए 5 2 1। ठीक है, अब चलिए आप लोग पहचानिए, इसमें देखिए कि कौन सा पासा है। चलिए नंबर फर्स्ट को ए दे दिए, इसको दे दिए डी और इसको दे दिए सी। बताइए। हाँ हाँ, इसमें क्या, हाँ इसमें ये जो हमारा ए बी और सी, यानी कि इसमें जो तीनों हमारा है, ये तीनों क्या है, एक प्रकार से नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा है। कैसे, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि दो सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। फिर इसमें देखिए दो सतहों का योग 7, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी देखिए 7। तो जहां 7 आए वहां पर क्या होगा, साधारण। ठीक है, यानी कि यदि जहां पर 7 आए वहां पर हमारा हो जाएगा साधारण। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा तीनों क्या हुआ, साधारण पासा हो गया। अब इसी में देखते हैं, इस पासे का रोटेशन देखते हैं, ये पासे का रोटेशन कैसे होता है। तो इसमें देखते हैं कि पासे का रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, पासे का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। तो आइए देखते हैं, मान लिया रोटेशन ऑफ डाइस, यानी क्या हुआ, ये है पासा का घूर्णन, यानी कि पासा को हम यहां पर घुमा करके देते हैं। इससे मान लिया ये हमारा पासा है, ये हमारा एक पासा है, ये क्या है, कोई पासा है। और मान लिया इसको नंबरिंग कर दिए, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 1 और यहाँ पर कर देते हैं 5। ठीक है, अब यह समझने में थोड़ा और आसान रहेगा। तो जब इसका हम घूर्णन यानी कि रोटेशन क्लॉकवाइज करते हैं, इसका रोटेशन कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि जब ये घड़ी की दिशा में घूमता है तो ये घूमने के बाद में इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आइए, जैसे मान लिया ये हमारी एक डायरी है, तो इसमें देखा गया कि इसके ऊपरी का और निचले का, यानी कि ऊपर का और नीचे का जो दोनों भाग होता है, ये जब घूमता है तो ये नहीं चेंज होता, यानी कि ऊपर और नीचे का भाग नहीं चेंज होता है। बाकी इसके जो बगल के सतह होते हैं, यानी कि इसके जो बगल की साइड होती है चेंज हो जाती है। जैसे पहले फ्रंट पर ये पोर्शन था, अब इसको जो हमने ऐसे घुमा दिया तो फ्रंट पर ये पोर्शन हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर बताया गया है कि जब इसको फ्रंट वाइज इसको रोटेट किया गया, यानी कि घुमाया गया, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और 6 ये चेंज नहीं होगा, यानी कि यहां पर ये जो हमारा पासा है, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 ऐसे ही था और 6 ये ऐसे था। ठीक है, अब यहां पर जो घूमेगा यानी कि रोटेशन होगा वो क्या होगा, 5, यानी कि जब ये 5 जो है इसका जब इधर से रोटेशन होगा तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन हुआ ना, तो रोटेशन होने के बाद में
5 कहाँ गया, यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और 4 रोटेट होकर के आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यही जो हमारा ये लास्ट में 4 था, यहाँ पर ये 4 रोटेट होकर के कहाँ आ गया, यहाँ पर, यानी कि ये अब क्या बन गया, ये हमारा बन गया, यहाँ पर 5 2 3 4 था, यहाँ पर हो गया आप 4 5 2 3 और 1 और 6 हमारा यही पर रह गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका रोट। हाँ, अगला देखते हैं साधारण पासा में जो हमारा पहला नियम है, तो पहला नियम हमारा है निकटतम का नियम। ठीक है, तो ये पहला नियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया, फर्स्ट नियम हमारा कह रहा है कि निकटतम का नियम, निकटतम क्या है, निकटतम का नियम। ठीक है, अब निकटतम के नियम में बताया गया कि इसमें जो संख्या अपोजिट होगी, निकटतम के नियम में बताया गया कि जो संख्या निकटतम होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि पहला नियम हमारा कह रहा है कि जो संख्या निकटतम होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। यानी ये बस कह रहा है कि जो संख्या निकटतम होगी, जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो संख्या निकटतम होगी वो विपरीत नहीं होगी कैसे। तो इसमें हम बता रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, जैसे मान लिया ये हमारा 2 डाइस है, ये हमारा क्या है, ये 2 डाइस, एक ये हो गया और एक डाइस हमारा ये हो गया। मान लिया यहाँ पर ये एक डाइस हो गया, ये एक डाइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 और यहाँ पर भी देख रहे हैं 2, तो 2 और 2 जो नंबर है क्या है, दोनों में कॉमन। तो यानी कि अब हम देख रहे हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो यह सबसे पहले देखा जाए कि 2 के निकट कौन है, 3, यानी कि यह 2 का निकटतम देखा जाए 3, तो ये विपरीत नहीं होगा। फिर 2 का देख रहे हैं, 2 के निकट कौन है, 4, तो ये भी विपरीत नहीं होगा, क्योंकि लिखा है जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। ठीक है, फिर इसमें देख रहे हैं 2 के निकट कौन सा है, 1, यानी कि ये भी विपरीत नहीं होगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 2 के निकट है 6, ये भी विपरीत नहीं होगा। तो आखिर में विपरीत कौन होगा, तो यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर डिजिट है, इन दोनों में जो 5 नंबर डिजिट है वो नहीं दिख रहा है, अर्थात कि जो 2 का विपरीत होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निकटतम का रूल जो कह रहा है। ये हमारा मान लिया 2 डाइस है और एक डाइस ये, एक डाइस हमारा ये। ठीक है, मान लिया इसमें हमारे नंबर हैं, इसमें है ये, इसमें है बी, इसमें है सी, इसमें भी है डी, इसमें है डी और इसमें है ई। ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें है ए बी सी, इसमें है बी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं, तो निकटतम के बारे में देखें तो यहाँ पर देखा गया कि बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, यानी कि हमें किसका अपोजिट देखना है, तो हमें देखना है अपोजिट किसका, बी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी को लेकर के, तो बी में हम देखते हैं बी के निकटतम पहला कौन है, ये, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं सी, तो सी नहीं होगा, क्यों। तीसरा हम देखते हैं डी, यानी डी भी नहीं होगा। चौथा हम देखते हैं ई, यानी कि चौथा ई भी नहीं होगा। तो आखिर में इसका निकटतम क्या होगा,
यानी कि इसका निकटतम जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, एफ होगा। क्या, एफ, क्योंकि एफ इसमें नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बी का जो विपरीत हमारा है क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने नंबर में हमारा कॉमन रूल, कॉमन, ठीक है, कॉमन रूल में बताया गया, इसमें बताया गया कि उभय निष्ठ का नियम, उभय निष्ठ का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं उभय निष्ठ का नियम है। उभय निष्ठ के नियम में बताया गया कि जब दो पासों में दो सतहों का योग समान, दो पासों में दो सतहों का योग समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय निष्ठ का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि जब दो पासों में दो सतह समान होती है, समान होती है तो उसे क्या कहते हैं, उभय निष्ठ का नियम। तो उसे उभय निष्ठ का नियम कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं उभय निष्ठ के नियम में। देखते हैं पहला हमारा है, जैसे इसमें बताया गया, मान लिया कि ये हमारा दो पासा है, ये क्या है, ये दो हमारे पासे हैं, ये पासे। मान लिया कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या देखा, पहले में हमारा है 4 3 2, यहाँ पर देखा 1 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें देखा जाए कॉमन ये क्या है, कॉमन 4 और 3, इसमें देखा जाए तो कॉमन ये, ठीक है ना, यानी कि अब इसमें कॉमन ये हो गया और इसमें कॉमन ये हो गया, तो बचा क्या, 2 और 1, अर्थात कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉमन रूल, यानी कि उभय निष्ठ का नियम। हाँ, अगला हमारा है रोटेशनल रूल, यानी कि घूर्णन का नियम। तो जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि घूर्णन के नियम में जब हम संख्याओं को रोटेट करते हैं यानी कि मूव करते हैं तो किस दिशा में करते हैं, तो जब हम संख्या को मूव करते हैं यानी रोटेट करते हैं वो भी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। तो इसमें बताया गया है कि जब दो सतहों में, यानी कि घूर्णन के नियम में बताया कि जब दो चित्रों में इसमें बताया गया रोटेशनल के रूल में कि जब दो पासों में एक सतह, यानी कि जब दोनों पासों में एक सतह क्या हो, समान हो, यानी कि दोनों पासों की एक एक सतह जब समान होती है तो उसी समान सतह को हम क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाते हैं, यानी कि उसी समान सतह को लेकर के उसे हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल रूल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जब दो पासों यानी कि इसमें बताया गया कि जब इसमें दो पासों की एक सतह जब दो पासों की एक सतह समान हो तो समान सतह से, यानी कि समान सतह से उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है,
इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ये मान लिया हमारा डाइस है, ये हमारा डाइस है, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हो गया, डाइस हो गया। इसमें हम यहाँ पर दिए 5 2 3, यहाँ पर हो गया 1 3, यहाँ पर हमारा 1 4 2, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम कि इन दोनों चित्रों में कौन सी सतह समान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 समान और यहाँ पर देख रहे हैं 2 समान। अब इसको हम किस दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा का मतलब, इसको हम घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, वाइज रोटेट करेंगे। तो पहले हम रोटेट करेंगे किसको, 2 से। तो 2 से जब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे, ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 फिर 5 और फिर 3, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर 2 4 और 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका विपरीत, ये इसका कॉमन ये 2 का 2, यानी कि अब इसका विपरीत हमें देखना है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो इसमें एक ही संख्या है जो नजर नहीं आ रही है, और वो क्या है, 6, ठीक है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका हमारा बेस्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा हुआ आज का कंप्लीट क्लास पासे का। अब इसके आगे कुछ हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, और आशा करते हैं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो जब इसको आप 1 से 2 बार क्लास देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगी। बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है।